चारा घोटाले की शुरुआत कैसे हुई? तो काफी बड़ा अमाउंट है जो उस समय लग रहा था। बिल्कुल 500, 700, 800 करोड़ उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। हम लोगों को लगा कि कुछ करने का मौका है। हम लोगों ने इस पर जब खोज शुरू की जी तो परत दर परत एक से एक बड़े भारतीय राजनीति को भूचाल लगा। बिल्कुल क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस समय प्राइम मिनिस्टर बनने के कैंडिडेट थे। पहला सुराग आपको क्या मिला? एसपी सिन्हा और ये फॉर्डर के स्कैम में जो लोग हैं, लालू प्रसाद और उनके फैमिली का कभी इन लोगों ने टिकट खरीदाया नहीं। तो उस समय एयर इंडिया के चेयरमैन थे मोदी, व्यक्तिगत संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। मोदी को फोन कर उन्होंने तुरंत कहा कि डेफिनेटली तुमको हम हेल्प करेंगे। ये जब रिपोर्ट छपी जी तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि पहला था कि पहली बार ये हुआ कि डायरेक्टली सामने आए। उस पाटलिपुत्र ट्रैवल्स पर रेड हुआ। हम इसके लिए लालू यादव को ब्लेम नहीं करते कि लालू प्रसाद ने इस दौरान कई बार हमसे बात की और उन्होंने जरूर कहा कि तुमको, हम भी छपरा के आदमी है, तुम भी छपरा के आदमी है, तुमको मेरी मदद करनी चाहिए। पहली बार जब उन्होंने हमको बुलाया था तो उनको याद है ऊपर अपने घर में ले गए थे और उनकी पूरी फैमिली बैठी थी, छोटे छोटे उनके लड़के थे और राबड़ी देवी थी। हमारा कुछ हो जाएगा, जिन चले जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा तो मेरे फैमिली का कौन देखभाल करेगा। और हम बड़ा असमंजस फील कर रहे थे कि पता नहीं था, देखो हम उतना जाते नहीं थे, कहाँ क्या साइन करा लिया, सब क्या किया, सब ये क्या, वो नॉलेज भी नहीं था, हम उल्लू बना के सब ये सब कर लिया सर। क्या लालू इतने नासमझ थे? फॉर्डर स्कैम में 900 करोड़ का घपला हुआ तो लालू प्रसाद को ये 900 करोड़ के नहीं। नीतीश जी की भूमिका भी कहीं दिखाई पड़ रही थी। हम आपको बताते हैं इस पर। नीतीश जी ने हमको फोन किया और कहा कि रविंद्र जी, मेरी जिंदगी में एक ही चीज है, मेरी छवि। आपने उस छवि को धूमिल कर दिया। आपको दिल में थोड़ा सा भी नहीं लगा? सेकेंड डे हमने फिर लिखा। जेडीयू का रिसीवर कौन था जो पैसा लिया था? देखिए, जेडीयू के रिसीवर्स जो थे वो अभी है। अब आते हैं तीसरे बड़े जो इसमें पात्र थे। एक दिन उन्होंने हमको फोन किया, बहुत बड़ा ऑनेस्ट जर्नलिस्ट मानते हो, कह के एकदम मानते नहीं हैं तो किसी के केस में लिख सकते हो, कह के एकदम। तो उन्होंने कहा कि विश्वास के खिलाफ में लिख सकते हो। तुम जानते हो उसका रेपुटेशन क्या है? हम कहे कि सर वेरी सैडली उसका रेपुटेशन क्या है, लेकिन तो आपके केस में स्टोरी करना है, आपका रेपुटेशन कल जरूर खराब हो जाएगा। लालू यादव ने बहुत लोगों का नाम लिया और बताया कि देखो हम किन लोगों का पापों को प्रायश्चित कर रहे हैं, किन लोगों ने हमसे कितना गलत काम करवाया है। कि देखो आज जो लोग हमारे ऊपर करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं, जो पत्रकार लगा रहे हैं और जो नेता लगा रहे हैं, जो हमको कह रहे हैं कि चोर है, क्या उन लोगों ने पैसा नहीं लिया है? जिन पत्रकारों के बारे में जो पत्रकार आज लिख रहे हैं, क्या उन लोगों ने पैसा नहीं लिया है? ये लालू आपको पैसों से तोलने की कोशिश नहीं की? नहीं, लालू यादव ने देखिए बहुत देर बाद फिर जाड़ा का दिन था और हम ग्रे कलर का जैकेट पहने हुए थे, गड्डी नोट करना है, बाकी तुम ग्रे डाल। देखो ये आशीर्वादी है। 5 मिनट के बाद आरजेडी के किसी वाइस प्रेसिडेंट ने हमको फोन किया कि अरे भाई आपको जिंदा रहना है कि नहीं। हमने लालू जी को कहा कि देखिए लालू जी क्या हुआ जी, हम कह के जांच मारने की धमकी दे रहा था। लालू यादव ने देखिए कितना अच्छाई था उस आदमी में। वहां से लालू यादव किसी को फोन करके कहा कि अरे तुम निश्चिंत रहो, घर चल जाना, इस साला को पकड़वाते हैं। रात में उसको इन लोगों ने डाल में रस्सा लगा कर याद है पकड़ के लाया उसको। बिल्कुल, नाम भी मुझे जो अब देखिए एक और बड़े किरदार पर आते हैं जिसके बारे में बिहार में कोई नहीं जानता, वो छुपा रुस्तम थे। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं और पत्रकारिता में हमसे भी वरिष्ठ हैं। नवीन उपाध्याय जी हैं। नवीन उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन उपाध्याय जी ने बिहार से पत्रकारिता शुरू की, अब देश भर में इनका नाम है। जब पटना में थे तो द पायनियर अखबार के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे, फिर दिल्ली गए और अब ये पावर कॉरिडोर्स के संपादक हैं। और नवीन उपाध्याय की पहचान यह है कि पाताल से खबरें निकाल लेते हैं। और आज हमने नवीन उपाध्याय जी को इसलिए बुलाया क्योंकि हम चर्चा करना चाहते हैं चारा घोटाले की। देखिए, चारा घोटाला और लालू यादव एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो चारा घोटाला जब उजागर हो रहा था तो नवीन उपाध्याय की भूमिका सबसे अधिक थी। जांच भले सीबीआई ने की, कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट के आदेश पर, लेकिन तब हमने भी महसूस किया था, मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था आज अखबार के लिए, कि खबरें पहले नवीन उपाध्याय ब्रेक करते हैं और इसके बाद सीबीआई जांच करती है, सीबीआई को सुराग मिलता है और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। चारा घोटाले में जो लोग शामिल थे, चाहे लालू यादव द्वारा पैसा लिया जाने का मसला हो या यूं कहें कि जो चारा घोटाले की जांच कर रहे सबसे बड़े प्राधिकारी
सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर यूएन बिश्वास, वे भी किसी को बचा रहे थे तो उन्हें भी नहीं बख्शा। नवीन उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटी के पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और हम शुरुआत वहीं से करना चाहते हैं, चारा घोटाला। चारा घोटाले की शुरुआत कैसे हुई और आप इसमें कैसे कूदे? क्योंकि मुझे पता है कि पहला सुराग आपको तब मिला था जब जेल का एक पत्र, 1 करोड़ रुपए की राशि की मांग, वहीं से आपकी आंखें, तीसरा नेत्र खुल गया था और लगा कि नहीं अब कुछ करना है। नवीन जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, केवल मेरी भूमिका नहीं रही, बिहार के उस समय जो पत्रकार थे, बिल्कुल, उस समय बिहार के पत्रकारिता का वो गौरवमय युग था जी, और शायद वो बिहार में उस तरह की पत्रकारिता कभी नहीं हो पाएगी, देश में नहीं। बहुत सारे पत्रकार थे, आप लोग सारे लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा उस बिहार के उस करप्शन को उजागर करने में। आज वो शायद नहीं हो पाए। तो मेरा मानना है कि केवल मेरी भूमिका नहीं रही, बहुत लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, पत्रकारों की, और सबको हम नमन करते हैं जिन लोगों ने उस तरह का पत्रकारिता उस तरह की। जहां तक इसकी शुरुआत, कई लोग कहते हैं कि लालू यादव को परेशान करने के लिए पत्रकार परेशान थे, इसमें हमारा आपका नाम मिल गया। बहुत लोग आए जो कह रहे हैं, बहुत पत्रकार, आप सभी लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आपके कई रिपोर्ट हमको याद है, बिल्कुल, हर आदमी की भूमिका उसमें रही है। अब जहां तक चारा घोटाले की जो शुरुआत हुई थी, आप सबको मालूम है कि पहली बार अमित खरे जो पीएमओ में है, उन्होंने डीसी थे वो चाईबासा के, उन्होंने जो सीएजी का रिपोर्ट आया था उसके आधार पर, उस समय शायद किसी को भी नहीं मालूम था, लालू प्रसाद को भी नहीं मालूम हुआ कि ये रेड जो हो रहे हैं वो उसमें उनकी संलिप्तता कभी सामने लालू यादव कोई पता नहीं था। हमको नहीं लगता है कि नहीं तो उस तरह का रेड भी शायद नहीं हो पाता। एक सीएजी का रिपोर्ट आया, अमित खरे को लगा कि हमारे यहाँ कुछ धांधली, उन्होंने उसको रेड कर दिया और उससे सामने जो तथ्य आए उसके बाद एक केन ऑफ वॉर्म्स की तरह खुल गया। उसके पहले देखिए इन सब चीजों पर रिपोर्ट होते रहे थे, असेंबली में क्वेश्चन उठाए गए थे और प्रभात खबर में करीब 125-30 स्टोरी छपे थे, किसी ने उसको सीरियसली नहीं लग लिया। लेकिन जब ये रेड होने लगे और सारे हम लोग जो पत्रकार थे, इसमें किसी न किसी तरह से हम लोग ने देखा कि ये काफी बड़ा अमाउंट है जो उस समय लग रहा था। बिल्कुल, आज के दिन में ये बहुत छोटा अमाउंट था, छोटी राशि, लेकिन 500, 700, 800 करोड़ उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था और हम लोग को लगा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और सारे उस समय हम लोग यंग जर्नलिस्ट थे, हम लोग को लगा कि कुछ करने का मौका है और हम एक तरह का सब लोग स्कूटर और मोपेड पर चलते, सारे हम लोग स्कूटर से और मोपेड से चलते थे और न साधन थे न कुछ थे, लेकिन एक जज्बा था उस समय सारे जर्नलिस्टों में। लोग इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद हम लोगों ने इस पर जब खोज शुरू की तो परत दर परत एक से एक बड़े इसमें कांड सामने आए और जिसने पूरी भारतीय राजनीति को भूचाल ला दिया। बिल्कुल, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस समय प्राइम मिनिस्टर बनने के कैंडिडेट थे, तरीके से देखिएगा तो यहां से। और जहां तक अगर आप पूछेगा हमसे कि कहां से इसमें, हाँ, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि आप कैसे, पहला सुराग आपको क्या मिला? क्योंकि उसी सुराग से बात आगे बढ़ गई और सीबीआई को भी सुराग मिलते चले गए। क्योंकि मुझे याद है कि सुबह अखबार में खबर छपती थी, सारे पत्रकार, दूसरे पत्रकार भी आपका पीछा करते थे और फिर उन्हीं खबरों के आधार पर सीबीआई की दबिश होती थी। देखिए, नॉर्मल रिपोर्ट तो हम रोज कर रहे थे, बिल्कुल, और ये चर्चा भी थी कि लालू प्रसाद की काफी क्लोजनेस है एसबी सिन्हा और सारे लोग उस समय थे। हमको एक दिन दिमाग में लगा कि ये बार बार जो चर्चाएं चल रही है कि लालू प्रसाद इन लोगों के साथ ट्रैवल करते थे, उन लोगों का टिकट लालू प्रसाद खरीदते थे और इंडिया से बाहर गए, ये गए। मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम लोग इसकी बात की जांच करें कि क्या एसपी सिन्हा और ये फॉर्डर स्कैम में जो लोग हैं, लालू प्रसाद और उनके फैमिली का, कभी इन लोगों ने टिकट खरीदा या नहीं। अच्छा, लालू प्रसाद का टिकट खरीदा कि नहीं? ये जो फॉर्डर स्कैम में शामिल लोग हैं, इसकी जांच करने के लिए या एयर इंडिया का ऑफिस यहीं से गांधी मैदान के सामने था, वहां हम गए और आप खुद चले गए? हाँ, वहां हम गए और एक उस समय सरदार जी थे, वो वहां के इंचार्ज थे। बिल्कुल, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको पिछले 10 साल का ये रजिस्टर दिखाइए कि हम देखना चाहते हैं कि टिकट किसने लालू प्रसाद का खरीदा है या नहीं। जी, लालू प्रसाद और उनकी फैमिली मेंबर्स। उस समय देखिए कंप्यूटराइजेशन नहीं था, बिल्कुल, तो उस समय सारे रजिस्टर को देखना पड़ता और सरदार जी ने नेचुरली हमको रिफ्यूज कर दिया, कहा कि हम क्यों आपको ये दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे आपको। हाँ, बिल्कुल, आपको क्यों दिखाया जाता? तो उस समय एयर इंडिया के चेयरमैन थे ऋषि मोदी जी, ग्रेट ऋषि। हाँ, ऋषि मोदी, और उनसे मेरे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। और हमने ऋषि मोदी को फोन कर दिया। सोचिए, हम छोटे पत्रकार थे, लेकिन ऋषि मोदी को हमने फोन किया कि इसमें हमको मदद चाहिए, करप्शन का मामला था। और ऋषि मोदी डेफिनेटली बहुत ही महान व्यक्तित्व थे।
उन्होंने तुरंत कहा कि डेफिनेटली तुमको हम हेल्प करेंगे। और उन्होंने कहा कि मेरे पीएस जो है उस समय जो उनके राइट हैंड आदमी थे अशोक तोमर, कहा कि अशोक तोमर कांटेक्ट करेंगे आपसे। अशोक तोमर ने हमको फ़ोन किया, उनको हमने समझा दिया। उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, हम उनको फ़ोन कर देते हैं, नेचुरली इसमें हम लोग को मदद करनी चाहिए। हम गए और उसके बाद सारा कुछ बदल गया। उन लोगों ने काफ़ी हमको कोऑपरेट किया और हम लोगों ने 2-3 दिनों तक उस पर बैठकर काम किया। और उसके बाद सारे 2-3 दिनों तक बैठकर आप रजिस्टर देखते रहे? हाँ, रजिस्टर हम लोग देखते रहे, उनके आदमी भी देखते रहे और हम लोगों ने एक एक करके निकाला काफी। कितने बार लालू प्रसाद और उनके फैमिली के टिकट एसपी सिन्हा और उनके द्वारा लोगों के द्वारा खरीदा गया है। बिल्कुल। ये जब रिपोर्ट छपी जी तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि पहला था कि पहली बार ये हुआ कि डायरेक्टली सामने आए जी। और वो जो रिपोर्ट छपी दूसरे दिन सीबीआई ने वो पाटलिपुत्र ट्रैवल जिसके थ्रू ये खरीदे गए थे बिल्कुल, उस पाटलिपुत्र ट्रैवल्स पर रेड हुआ। अच्छा, आपकी रिपोर्ट छपी, हाँ। इसके बाद सीबीआई की पहली कार्रवाई उसी दिन जी। आपको याद होगा ज्ञानेश्वर जी कि यूएन विश्वास उस समय कल्ट फिगर थे बिहार में। हाँ बिल्कुल। और हर कोई चाहता था कि यूएन विश्वास से किसी तरह जान पहचान हो जाए। हम लोग सारे जर्नलिस्ट जो थे बोरिंग रोड में रहते थे, कोल इंडिया का बीसीसीएल का ना। उस दिन में हम पायनियर ऑफिस में यहाँ बैठे हुए थे और फोन की घंटी बजी। मोबाइल नहीं था उस समय हम लोग, और उधर से मेरे पास फोन आया। किसका था? तो यूएन विश्वास का। अच्छा। वो मेरे लिए वो बहुत बड़ा रोमांचक क्षण था। और यूएन विश्वास ने कहा कि हम तुमसे मिलना चाहेंगे, आप मेरे ऑफिस आइए जी। और उसके बाद हम यूएन विश्वास से मिले और एक बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग उनके साथ डेवलप हुई। आज भी उनका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट शानदार ऑफिसर थे जिनको किसी चीज से मतलब नहीं था। उनको था कि किसी भी क्राइम और करप्शन का केस उसको सामने लाया जाए। बिल्कुल। और वहां से हमारी और उनकी एक रिलेशनशिप बनी जिसमें उन्होंने हमको कहा कि आप सहयोग दीजिए हमको। और हमने एक जर्नलिस्ट के रूप में बहुत सारे ऐसी चीज भी किए जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिबेटेबल हो सकता है आज के दिन में, लेकिन हमको लगा उस समय कि ये राज्य के हित में है। वहां से इस इनिंग की शुरुआत हुई जी। और उसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें हुई। देखिए उस समय का एटमॉस्फेयर देखिए, एक तो डर का एटमॉस्फेयर था बिहार में, बिल्कुल भयानक, बिल्कुल कि आपको स्टोरी लिखने में भी लोग कांपते थे कि घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हम इसके लिए लालू यादव को ब्लेम नहीं करते हैं। लालू यादव बहुत ही इंटॉलरेंट आदमी थे। आपको याद होगा कि हम लोग लिख कर स्टोरी उनके घर चले जाते थे, वहां बैठ के चाय पीते थे। बिल्कुल। और लालू यादव ने कभी किसी पत्रकार का अहित नहीं किया, नहीं किया। कई मामलों में हम लोग जाते थे किसी पत्रकार से मदद लेने के लिए, लालू यादव हमेशा कहते थे। बिल्कुल। ये दूसरी बात है कि लालू प्रसाद ने इस दौरान कई बार हमसे बात की और उन्होंने जरूर कहा कि तुमको, हम भी छपरा के आदमी है, तुम भी छपरा के आदमी है, तुमको मेरी मदद करनी चाहिए। पहली बार जब उन्होंने हमको बुलाया था तो हमको याद है दिवाली का दिन था। दिवाली का दिन? हाँ। किसका फोन आया था आपके पास? हाँ, वो याद नहीं, लालू यादव का ही फोन आया था। अच्छा। और हम गए थे और पहली बार उन्होंने हमको अपने दिवाली या सरस्वती पूजा किसी दिन था और ऊपर अपने घर में ले गए थे। और उनकी पूरी फैमिली बैठी थी, छोटे छोटे उनके लड़के थे और राबड़ी देवी थी। राबड़ी देवी उस समय सामने नहीं आती थी और उन्होंने दिखाया कि देखो ये मेरा फैमिली है और अगर हमारा कुछ हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा तो मेरे फैमिली का कौन देखभाल करेगा, तो तुम लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए। और हम बड़ा असमंजस फील कर रहे थे कि उनका क्या करें, लेकिन हमने कहा कि देखिए मेरी मजबूरी है, जो हमारे सामने आता है वो लिखना पड़ेगा जी। लेकिन मेरे लालू प्रसाद से कभी कोई शिकायत नहीं। उन्होंने हमेशा एक दोस्त की तरह ट्रीट किया, एक जूनियर की तरह ट्रीट किया और हमेशा बिल्कुल कभी ये नहीं रखा, परेशान दिल में कोई नफरत नहीं रखा। आज के दिन में जो पॉलिटिशियन हो गए जी, वहां से ये जो जर्नी शुरू हुई, इसमें देखिए बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है। अच्छा। हाँ, तो अब पहली बार जब लालू प्रसाद का नाम आया, हाँ, कैसे आया? हाँ, कि पहली बार बहुत छोटे अमाउंट में आया, बहुत छोटे अमाउंट। हाँ, वो केवल 10 लाख रुपए का था, मात्र 10 लाख रुपया। ये जो हमने लिखा। अच्छा, उसको आपने लिखा? हाँ, पहले लोग लिख रहे थे कि इतना घूस लिया, ये लिया, वो लिया, जो भी है उसका कोई सामने तथ्य नहीं आ रहे थे। उस समय जेल में थे उमेश प्रसाद सिंह जी, जो विजिलेंस के थे। और उमेश बाबू से हम मिले थे जेल में जी। और उमेश बाबू से हमने ये कहा था कि देखिए आप सीबीआई को कोऑपरेट कीजिए और सीबीआई आपको कोऑपरेट करेगी, बिल्कुल, है ना। हमने यूएन विश्वास से बात किया था और यूएन विश्वास ने कहा था कि जो भी आदमी कोऑपरेट करेगा उसको हम लोग कोऑपरेट किया जाएगा, यू कैन टेल हिम, बिल्कुल, कि अगर हमको मदद करते हैं। और वो उमेश बाबू भी अच्छे इंसान है। उमेश बाबू ने कहा कि ठीक है हम मदद करेंगे आपको। और उन्होंने बताया हमको सब चीज, लेकिन बता देने से हम लिख नहीं सकते थे क्योंकि उसका प्रमाण क्या है, क्या साक्ष्य चाहिए था। बिल्कुल। तो हमने उनसे एफिडेविट करा के लिया
एफिडेविट करा कर लिया। और अब ये समस्या थी हाँ कि कैसे हम ये प्रूफ कर सकते हैं हाँ। कि जेल में जाकर हाँ। हम किसी से मिले मिले हैं, ये सब हम बिल्कुल। नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने दिखाया ये बात कि वो कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई है तब मुलाकात उस दौरान हम उनसे मिले हैं जी। और उनसे हमने लिखित लिया, ये सब कराया, ठीक है। हुई। लेकिन देखिए माहौल उस समय का, देखिए माहौल इतना भयानक था बिल्कुल। कि ये सब तरह की चीजें छापने में आदमी को सांस की जरूरत थी। हमने वो स्टोरी जब लिखा तो कि लालू यादव ने 10 लाख रुपए ये दिया। और पूरे प्रमाण और सारे चीजों के साथ सारा उसमें डिटेल था, कहाँ पैसा दिया गया, किसने दिया, क्या दिया। अच्छा, ये सारी बातें थी। सारे थी, उमेश बाबू ने किसके पास गए और क्या किया, वो सारा चीज था उसमें डिटेल डेट वाइज। जी। तो हमने ये स्टोरी अपने एडिटर चंदन मित्रा को दिया, भेजा। चंदन मित्रा ने वो स्टोरी, वो बीजेपी में थे और उनके काफी संबंध थे, उन्होंने अरुण जेटली इतने बड़े वकील थे, अरुण जेटली को पास ऑन किया ताकि कोई डिफेमेशन का केस नहीं हो सके, और उन्होंने लीगल ओपिनियन लिया उससे। उसमें 4-5 दिन लग गए वो स्टोरी। जब फाइनली वो स्टोरी छपी तो उसमें एक भूचाल आ गया। हाँ, बिल्कुल जाए, बिल्कुल बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि लालू यादव ने पैसा लिया, 10 लाख रुपया लिया। फ्लायर स्टोरी छपी और बहुत बड़ा हंगामा हुआ। बीबीसी से लेकर सारे इंडिया के चैनल से लेकर हर कोई उसको कवर करने लगे। लालू प्रसाद के घर से मेरे ऑफिस में फोन आया और उन्होंने 10 कॉपी मांगा, 10 कॉपी पायनियर का, बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने फिर जब 10 कॉपी मांगा तो हमने अपने ऑफिस के लोगों को कह दिया कि इनसे कह दीजिएगा पेमेंट कर देंगे। अच्छा, ये अखबार का पैसा दे देंगे। और उस दिन पायनियर उस समय 2 रुपया दाम था, लेकिन 10-10 रुपए कॉपी बिका था वो। जी, जल लीजिए। वहां से उसमें लालू यादव ने प्रेस करके कॉन्फ्रेंस करके, हमको याद है अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि एकदम गलत है, झूठ है, ये पत्रकार जो है, जो भी किसी नेता को कहना चाहिए, बहुत हमको अटैक किया। और उन्होंने कहा कि चंदन मित्रा को फोन लगाओ, वहीं से उन्होंने फोन किया चंदन मित्रा को, ये झूठ है, ये है वो, जितना उनको अपना डिफेंस में कहना था ये सब कहा उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम बार बार लालू यादव को कहते थे कि देखिए मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है जी, आप मेरे व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, मेरा है कि जो भी इसमें आएगा उसके अगेंस्ट में हम लिखेंगे, चाहे जो भी आएगा। हाँ। और देखिए हमको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया में जब यहाँ थे, बिल्कुल, तो हम उस समय स्पोर्ट्स कवर करते थे। हाँ, शुरुआत। और हम इंडिया के हर जगह जाकर स्पोर्ट्स कवर करते थे, बहुत बड़े बड़े इवेंट इंडिया और इंडिया से बाहर। तो उसमें हमको फायदा यह था कि बिहार की राजनीति में हम बहुत लोगों को नहीं जानते थे जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध, बिल्कुल, तो हमको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। अच्छा, सुशील मोदी और ये कोई संबंध थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जो कि बाद में डेवलप हुए। सुशील मोदी, तो हम सारे लोगों के खिलाफ में लिख सकते थे, चलिए ठीक है, किसी को मतलब नहीं है। तो पहला तो ये लालू प्रसाद के अगेंस्ट में बहुत बड़ी स्टोरी हुई जी। उसके बाद ये क्रम शुरू हो गया जिसमें दूसरी जो बड़ी स्टोरी हमने किया वो जनता दल यू के लीडरों के खिलाफ में। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड के लीडरों के खिलाफ और नीतीश जी के खिलाफ। नीतीश जी की भूमिका भी कहीं दिखाई पड़ रही थी। हम आपको बताते हैं इस पर। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, और बहुत धर्म संकट किसी जर्नलिस्ट के सामने क्या हो जाता है, उसका हम वर्णन करते हैं जी। कि उस दिन नीतीश जी से मेरी मुलाकात हुई थी और हम लोग शाम में वो विनय बाबू के मकान में बोरिंग रोड में, और हम क्रूसेडर जर्नलिस्ट थे कि था कि किसी तरह लालू यादव का राज्य खत्म होना चाहिए, बिहार में जंगल राज है, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या भूमिका सही थी या नहीं थी, क्वेश्चन ऑफ डिबेट, लेकिन हम ऑनेस्टली उसको परस्यू करते थे। तो नीतीश जी से हम लोग बैठ कर, हम अकेले और थे और वो, और डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे चीजें कि कैसे इस बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल, और क्या कैसे इस करप्शन को लॉजिकल एंड पर लाया जाए। जब हम शाम में अपने ऑफिस आए थे तो एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने हमको सीबीआई के ही कुछ पेपर्स दिए। अच्छा, जिसमें ये आ रहा था कि एसपी सिन्हा जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो जनता दल के कुछ लीडरों ने उनसे कांटेक्ट किया था और इलेक्शन के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड को भी एसपी सिन्हा ने 1 करोड़ रुपया, और उसमें नीतीश कुमार के भी नाम आ रहे थे। नीतीश कुमार, ठीक है, यही स्टोरी था। हम नहीं जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था, पैसा दिया गया, क्या हुआ, नीतीश कुमार ने निर्णय किया। लेकिन देखिए क्या हुआ, जब वो स्टोरी छपी नीतीश कुमार का नाम लेकर, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ उसके बाद, बहुत बड़ा, इसलिए कि नीतीश कुमार की जो छवि है, हाँ बिल्कुल, वो आप सोच सकते हैं कि क्या है, बहुत ईमानदारी और पुण्यता वाली छवि है। नीतीश जी ने हमको फोन किया और कहा कि रविंद्र जी, हमको मेरी जिंदगी में एक ही चीज है, मेरी छवि, आपने उस छवि को धूमिल कर दिया। अच्छा, और हमको ये भी आश्चर्य हो रहा है कि कल हम लोग एक साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे, और आपको कैसे ये हुआ कि आपको दिल में थोड़ा सा भी नहीं लगा कि आपने लिख दिया। आपको एक देखे नीतीश जी, एक पत्रकार को बहुत सारे चीजें, मेरे फादर भी रहते तो हम लिख देते। अच्छा, जान लीजिए, मेरे फादर भी रहते तो हम लिख देते, इतना बिल पावर। लेकिन हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि लिखना पड़ा है,
और आपको देखिए एक चीज हम जरूर किए हैं, जो कि पत्रकारिता में हमने सही किया गलत किया ये हिस्ट्री जज करते रहे हमको, जी। लेकिन ऑनेस्टली हमने एक चीज जरूर किया कि बिना रिएक्शन लिए आपका हमने जरूर उसको, आपको पहली बार आप आदमी है जो बता रहे हैं हम ये बात कि हमने नीतीश कुमार का उसमें रिएक्शन भी छाप दिया था कि व्हेन कांटेक्टेड नीतीश कुमार डिनाइड ऑल द चार्जेस। हम जान लेते कि वो डिनाई करेंगे बिल्कुल, हाँ। लेकिन हमारा एक मोरल जो था, बहुत स्ट्रगल था मेरे दिल में कि अभी इनसे मिल के आ रहे हैं, तो हमने वो लिख दिया था कि वन कॉन्टेक्टेड, जो हमको कॉन्टेक्ट उनको नहीं किए थे, कन्फेस हम कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल कन्फेशन है। तो दूसरे दिन बिहार में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था जाहिर तौर पर, और लालू यादव और इसके बाद लालू यादव दिल्ली में थे जी। अच्छा। और लालू यादव ने दिल्ली में, अभी हमको याद आया कि लालू यादव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अच्छा। और ये पायनियर की कॉपी दिखाते हुए कि देखिए वही लालू यादव जो हमको रोज यहाँ पर अनशन कहते थे जी, वही कहते थे बिहार में एक ईमानदार पत्रकार है तो ये नवीन उपाध्याय, देखिए। अच्छा, हाँ। और ये जो लिखा है ये सही लिखा है, हाँ, ठीक है। हाँ। यहाँ पर जनता दल यू का छोटा सा ऑफिस था उस समय। हाँ बिल्कुल। शरद यादव, हमको लगता है शरद यादव थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जौहर साहब थे या नहीं थे हमको नहीं, लेकिन बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हम भी गए थे और सामने रूम में बैठे हुए थे। और आप सोच लीजिए कि आप बैठे हुए हैं और आपके बारे में बोला जा रहा है, आपको तरह तरह का आरोप झेलना पड़ रहा है कि झूठ है, फरेब है, जितना वो लोग कहते थे कि पैसा लेके लिखा हुआ है, जितना जो भी नेता आरोप लगाता है, हम ड्यूटीफुली आए और उसको लिख दिए। लेकिन सेकेंड डे हमने फिर लिखा। सेकेंड डे फिर लिख दिया? फिर लिखा। अच्छा। कि कनॉट प्लेस के किस होटल में, यह भी बता दिया? हाँ, कि किस होटल में ये ट्रांजैक्शन हुआ था, हाँ, ये और किस दिन हुआ था, ये फिर हमने लिखा। अच्छा। ये जब हमने लिखा, हाँ, तो बहुत बड़ा फिर भूचाल हुआ। और चंदन मित्रा ने हमको बॉम्बे से फोन किया कि देखो हमको कोई, आई डोंट डाउट यू, लेकिन तुम अपने छवि के बारे में सोचो कि नीतीश जी, मेरे मित्र नीतीश जी ने हमको फोन किया था और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरे गेस्ट में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हम कहें कि देखिए नीतीश जी से कोई आपत्ति, नीतीश जी को हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये न्यूज है मेरे लिए जी, और आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि मेरा छवि बिहार में खराब होगा। अच्छा, आपने कर दिया साहब? हमको कोई नहीं कहेगा बिहार में जो हमको जानता है कि हमने एक पैसा भी किसी से लिया हो। बिल्कुल। और जहां तक फॉरेस्ट का सवाल है, हम जानते हैं कि लालू प्रसाद की इसमें भूमिका है, लेकिन ये जो इंसिडेंटरी लोग हैं इनके बारे में जो हमको न्यूज मिलेगा जरूर हम लिखेंगे। अच्छा, उसके कर दिया, दो टुक कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसमें उस स्टोरी में जो नीतीश कुमार की स्टोरी थी, उसमें सुशील मोदी का भी रेफरेंस था। सुशील मोदी का भी रेफरेंस था, हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि वो जो सुशील मोदी का रेफरेंस था, सीबीआई ने किसी से प्रेशर में वो स्टेटमेंट ले लिया था। अच्छा। फॉर डिफरेंट रीजन से उस ऑफिसर्स के बारे में हम नहीं नाम लेना चाहते थे, उनके कुछ बायस थे और उन्होंने वो स्टेटमेंट हमको दिया था, हमने लिख दिया था। उस स्टेटमेंट के अनुसार से बाद में हमको पता चला कि सुशील मोदी के नहीं थे उसमें, हम कह सकते हैं। जेडीयू का रिसीवर कौन था जो पैसा लिया था? देखिए, जेडीयू के रिसीवर्स जो थे वो अभी हैं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे जी। लेकिन बाद में आपको जरूर याद होगा, जेडीयू में ही है कि पीके सिन्हा नहीं, पीके सिन्हा ने उसके आधार पर झारखंड हाई कोर्ट में केस भी किया और काफी दिन तक वो केस चलते रहा वो लेकर। तो उसके बाद सुशील मोदी ने और एक डेलीगेशन लेकर मेरे ऑफिस में गए, दिल्ली पायनियर में, चंदन मित्रा से मिले कि ये झूठ फरेब लिख रहे हैं, चाहे जो भी लिख रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। ये चंदन मित्रा कभी इंटरफेयर नहीं करते थे, जरूर हम कहेंगे। चंदन मित्रा ने कहा कि देखो सुशील मोदी आए थे, ऐसी बात है, लेकिन हमने कह दिया कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे जी, और आप लोग सेटल कर लीजिएगा अगर। फिर हमने फिर थर्ड पार्ट लिखा, थर्ड पार्ट भी लिख दिया। अच्छा, थर्ड पार्ट हमने लिखा और उसके बाद जो है हमने हमसे कांटेक्ट किए लोग हम, और कि आप इस पूरे फॉर्डर स्कैम को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं जी, जिसमें जो भूमिका जिन लोगों को नहीं है उनको आप मलाइन कर रहे हैं। हम कहें कि देखिए तब तक हम लिखते रहेंगे जब तक आप लोग हमको मलाइन करते रहेंगे और कहिए कि मेरी रिपोर्ट झूठ है। बिल्कुल। और तब तक हम लिखेंगे इस चीज को। और ये मेरे पास बहुत सारे ये है, अगर आप लोग अपने तरीके से डिनाइल बंद कीजिएगा, हम अपने तरीके से कंसीडर कर सकते हैं जी। और अदरवाइज हम इसको फर्दर डिग इन करते जाएंगे। बिल्कुल। और हम ये भी डिस्क्लोज कर देंगे किस फोन नंबर से एसपी सिन्हा को फोन हुआ था, ये सब पता है आपको। तो आप इसको, हमने जब भी लिखते हैं तो आज तक मेरे किसी रिपोर्ट का डिनाइल नहीं हुआ था। बिल्कुल। हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते थे। फाइनली उधर से उन लोगों ने डिनाइल बंद किया और हमने अपना ये सिलसिला बंद किया। अच्छा। नीतीश जी काफी दिनों तक नाराज रहे हमसे, सुशील मोदी नाराज रहे हमसे, और लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी लोगों को लग गया कि ये आदमी जो है इसका कोई एजेंडा नहीं है, आदमी क्रेजी जर्नलिस्ट आदमी, जिद्दी, इसको जो स्टोरी मिलेगा वो कर देगा। हाँ, तो देखिए ये दो पहलू थे, बिहार के दो बड़े नेता थे जिनके बारे में ये डिस्क्लोजर हुआ। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे बड़े जो इसमें पात्र थे।
अच्छा, जो सबसे बड़े पात्र सबसे बड़े पात्र यूएन विश्वास, यूएन विश्वास, बिल्कुल, हाँ, है ना? हाँ, क्योंकि उनकी छवि इसमें एक भगवान के रूप में थी, हाँ, बिल्कुल, है ना? हाँ, एक बुद्धिस्ट आदमी जो कि एक क्रूसेडर है, हाँ, जो कि किसी से न डरता है, न किसी से न भय है, न लालच है, न लोभ है, वो हम मानते हैं। हाँ। यूएन विश्वास एक बहुत ही सिंपल आदमी थे। हम बहुत लोग सामान्य जिंदगी जीते थे, मिलते ही थे हम लोग, चना हम लोग खाते थे बिल्कुल। शाम में बैठकर, जी। और उस समय जो सीबीआई में लोग थे उसको सब वो कहते थे कि ब्लैक शिप है सब, ये इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि तुम मेरे राइट हैंड रहोगे, और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट भी, अगर हमको धनबाद भी कुछ डॉक्यूमेंट सीबीआई का लाना रहता तो हमको भेज देते थे। अच्छा, आपको भेज देते हाँ, थे? कि तुम अच्छा, जाओ लाना, नहीं तो ये सबको देंगे तो डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, ये हाँ, तो हम सीबीआई के एक आदमी की तरह भी हम उसमें मेरी भूमिका बिल्कुल बन रही गए, है। हाँ, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप भी बहुत ही चीजों में हम आपको जानते हैं कि बहुत सारे चीजों में आप इन्वॉल्व रहे हैं जिसको आप भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, नहीं कर क्यों सकते, इन्वॉल्व रहे? कि बिल्कुल। आपको लगता था उस समय कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। जी, पत्रकारिता के मापदंड पर अगर देखा जाए कि सही था या गलत था, वो डिबेटेबल है, लेकिन पैसा हम लोगों ने लेकर कोई नहीं, काम नहीं बिल्कुल किया, नहीं, बिल्कुल न एजेंडा की तरह, हम नहीं। लोग ऑनेस्ट जर्नलिस्ट की तरह आप और हम बिल्कुल लोग थे जो जी, करते थे काम। जी, तो एक दिन यूएन विश्वास जॉइंट हाँ, डायरेक्टर, अब आइए इस पर, बहुत जी, बड़े जी, रंजीत सिन्हा जो बाद में सीबीआई के डायरेक्टर बने। क्या लालू यादव ने बनवाया था उनको डायरेक्टर? बड़ा डिफरेंट नहीं, वो सीनियरिटी में थे, सीनियरिटी में थे इसके। और ये हम नहीं मालूम है कि खैर चलिए, तो हाँ। यूएन विश्वास पर तब तो वो एसपी हुआ हाँ, करते थे पटना के, तो हाँ, और कहा जाता था कि लालू यादव को बचा रहे हैं। डीआईजी डीआईजी थे, डीआईजी थे, और लालू यादव को बचा रहे हैं, यह भी आरोप Yes. होता था। बहुत आरोप लगता था, जी। और हम उनको बराबर फोन करते थे और हंसते हुए उनको कहते थे कि सर या तो कुछ न्यूज दीजिए, नहीं तो आप न्यूज बन जाइएगा। अच्छा, ये धमकी देकर भी आप न्यूज ले हाँ, लेते थे। मजाक उनसे चलते रहता था। हाँ। हम कहे सर कोई न्यूज नहीं, आज मेरा भी पारिवारिक संबंध था, हाँ, उनकी हाँ, पत्नी मेरे मीरा नारायण जी। बहुत अच्छे संबंध जी, थे, जी। और उनको हम कहते थे नहीं दीजिएगा न्यूज, तो देखिए मजबूरी है, फिर आपके केस में हम लिख देंगे। हाँ, हाँ, हैं? कहेंगे अरे रोज तुम यही करते हो, अच्छा ठीक, कुछ बताते हैं, तो वो हाँ। न्यूज बताते थे। और ऐसे एक दिन उन्होंने हमको फोन किया जी, कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा ऑनेस्ट जर्नलिस्ट मानते हो? कहे कि एकदम मानते नहीं हैं, एकदम, तो किसी के अगेंस्ट में लिख सकते हो? हम कहे कि एकदम किसी के अगेंस्ट में लिख किसी सकते के भी हो। अगेंस्ट में लिख सकते ये एकदम, और उस समय हम लोग का वही जज्बा भी था। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यूएन विश्वास के खिलाफ में लिख सकते हो। यूएन विश्वास के ही खिलाफ लिखना है। आपको एक श्योर लिख देंगे, आप दीजिए डॉक्यूमेंट, हाँ, और प्रूवन होना चाहिए, हाँ। कोई चार्ज और फैब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट बेस्ड रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये है तो श्योर हम लिख देंगे। कह के सोच लो, कहा कि तुम्हारे तो एकदम गॉड फादर है, हम कह के है, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम लिख के जाके उनका पैर छू लेंगे, लेकिन हम लिख देंगे जरूर। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ रांची। रांची में ढूंढियाल कहाँ थे? ढूंढियाल रांची ही थे, रांची में हाँ, थे। हाँ। स्थान है यहाँ धनबाद हाँ, थे, धनबाद हाँ, थे। जी, तुम रांची में चले जाओ, और बड़ा बदनाम थे। हाँ, बदनाम थे, और ढूंढियाल से मिल लो, और उनको हम फोन कर दिए, ही वांट्स सम जर्नलिस्ट की जो इसको हाईलाइट कर सके, लेकिन कोई लिखने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कहेंगे श्योर लिख देंगे। हम अच्छा, गए, यहाँ से कोई पता नहीं कौन ट्रेन जाती थी, पटना हटिया, उससे हम उतरे उस ट्रेन से, हाँ, तो उसमें हम देख रहे हैं कि उत्तम सेन गुप्ता जो उस समय टाइम्स टाइम्स ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया के के एडिटर जी। थे, और वो भी एक क्रूसेड चलाए हुए थे, वो भी इसमें बिल्कुल। फॉरेस्ट स्कैम में उनका भी बहुत बड़ा योगदान जी। रहा। उसी ट्रेन से वो भी उतर रहे थे। हम कहे क्या लगता है दोनों आदमी एक ही दोनों स्टोरी पर है क्या? हाँ। लेकिन हमने उनको कुछ बताया acknowledge नहीं किया, कोई हम लोग निकल गए, उनको देखे भी नहीं। जाकर हम ढूंढियाल जी से मिले, और ढूंढियाल जी से जो मिले, अच्छे है कि मेरी मेमोरी ठीक है, तो काफी बात हुई, और ढूंढियाल जी ने अपना जनेऊ बाहर निकाला। जनेऊ बाहर निकाला, अच्छा, कि हम भी ब्राह्मण हैं और आप भी ब्राह्मण हैं, इसमें कॉपरेट। अच्छा, इसमें ब्राह्मण वाला हमको वो बात इतनी खटक गई कि आज भी याद है। हाँ, हमने कहा कि नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं, हाँ। और वे ब्राह्मण और ये सब हम नहीं जानते हैं जी, कि हम ब्राह्मण है या क्या है, और न इसलिए हम लालू यादव के खिलाफ लिख रहे हैं कि वो यादव है चाहे कुछ है, बिल्कुल। और हम सभी लोगों के खिलाफ लिखे हैं। जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ में इतनी स्टोरी लिखे हैं कि आप काउंट करके देखिए कितने लिखे हैं, और जगन्नाथ जी भी बराबर फोन करते थे, और उस पर हम फॉरेस्ट कैंप में थे ही, बाद में आते हैं उस जी। पर। तो ढूंढियाल जी ने हमको शाम में फिर बुलाया, और उन्होंने बहुत सारे कागज दिए कि यूएन विश्वास किस तरीके से उनके स्कूल मेट थे। अच्छा, स्कूल में पढ़ते थे, हाँ। जो उस समय के वहां पर इनकम टैक्स कमिश्नर थे। अच्छा, रांची में, हाँ, और उनकी बहुत, रांची में जो भी अफसर है, हाँ, आप जाते थे, सारे लोग पैसा लेते थे, सारे लोग पैसा लेते थे। और पटना में जो इनकम टैक्स के जो लोग थे पैसा लेते थे, उसमें भी एक दो आदमी को हमने काफी मदद किया और जेल जाने से बचाया, इसलिए कि उन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, ये बताए थे। और उसमें कई लोग अभी आज के दिन में हैं, छोड़ दीजिए, नाम नहीं लेते हैं। तो
हम लौट कर आए, सारे डॉक्यूमेंट लेके, हम बहुत थ्रिल्ड थे। बिग स्टोरीज थे। अच्छा, बिग स्टोरी थे, डॉक्यूमेंट्स में दम था। हाँ, बिग स्टोरी थी। अच्छा। एकदम कंक्लूसिवली प्रूफ हो रहा था कि उनको बचाया जा रहा है, उनको जेल जाना चाहिए था। हम आए, घर पर हम पहुंचे ही, तब तक फोन की घंटी बजी, और लगता है बहुत देर से बज रही होगी कि मेरे घर पर लोग कहे कि तुम्हारे लिए बहुत फोन आ रहे हैं। उठाए तो यूएन विश्वास का फोन था। अच्छा। हाँ, और यूएन विश्वास ने पहला कहा कि तुम धुंडियाल जैसे, अच्छा, उनको खबर, हाँ, कि ऑफिसर से मिलने क्यों चले गए, तुम जानते हो उसका रेपुटेशन क्या है? हम कहे कि सर वेरी सैडली उसका रेपुटेशन क्या है, लेकिन हमको आपके अगेंस्ट में स्टोरी करना है, आपका रेपुटेशन कल जरूर खराब हो जाएगा। आपका रेपुटेशन क्या है बताया, ऐसा कहा कि तुम हाउ कैन यू डू दैट। अच्छा है कि हम अभी भी याद है 42 मिनट तक हमारी बात हुई थी, हम घड़ी देख रहे थे और बहुत लंबी बात हुई। हमने कहा कि नहीं दादा, वो कहे कि देखो ये कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, कोर्ट से हटा देगा, पूरा केस खत्म हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तुम सोचो कि तुम बिहार में परिवर्तन चाहते हो या क्या चाहते हो। हम कहें देखिए एक जर्नलिस्ट का कर्तव्य है, वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये परिवर्तन हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं, जर्नलिस्ट का कभी हम नहीं करेंगे, आप सिद्ध कर रहे हैं, ये फैक्ट है जी। और अगर गलत होगा तो आप हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस कर दीजिए, ठीक है। हम नहीं माने, हमने फोन रख दिया, हम कहे कि जरूर स्टोरी करेंगे, खबर छपेगी। हाँ, खबर छपेगी, और वो खबर 3 पार्ट में छपी, बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अच्छा, बिल्कुल। जिस रात में, जिस दिन पहली बार वो रिपोर्ट छपी जी, उस रात में अभी भी लालू जी से पूछिएगा, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो उस रात में रामकृपाल जी से कभी पूछेगा तो वो बताएंगे, रामकृपाल जी ने हमको फोन किया रात को 2 बजे दिन रात रहा होगा, 2 बजे रात को। हाँ, अच्छा। और कहा कि लालू जी बात करेंगे। हाँ। हम उठाए फोन, हमको पहले लगा कोई मजाक उड़ा रहे थे, दिन रात में क्यों लालू जी फोन कर, लालू जी ने आए, तब तो रात भर जागते थे, परेशान रहते थे। और हाँ बिल्कुल, और उसमें उनका आवाज से लग रहा था कि ढेर सारे लोग थे, पेड़ के नीचे लगता उस समय बैठे हुए थे, जो बैठ के लगी हुई। हमको फोन उठाया कि देखो, हम सबको कह रहे थे कि पंडित जो है ना, ये आदमी ठीक है, किसी के अगेंस्ट में लिखता है, मेरे अगेंस्ट में लिखता है, लेकिन ये सबके अगेंस्ट में, देखो विश्वासवा, वही जो भाषा वो बोलते थे, बिल्कुल कि विश्वासवा के अगेंस्ट में भी लिख दिया कि आदमी ठीक है। हमको कहे कि देखो तुम काम अच्छा करो, हमको कोई तुमसे शिकायत नहीं है। अरे हम लोग लेकिन बिरादरी के आदमी, एक जगह के आदमी है, ब्राह्मणों का हम पैर छू के धोकर पानी पीते थे। अच्छा, याद है। और तुमको हम लोग से क्या लड़ाई है, यही सब ये है, हमको तो कुछ पता नहीं था। देखो हम उतना जाते नहीं थे, कहाँ क्या साइन करा लिया, सब क्या किया, सब ये किया वो सब, हमने इसमें कुछ मेरा भूमिका नहीं है, लेकिन अफसर लोग और ये वो सब, हमको उतना हमारा नॉलेज भी नहीं था, हमको उल्लू बना के सब ये सब कर लिया, सब हमारा कुछ नहीं था। लेकिन अब केस आ जाता, ये सब अपना जो कह रहे थे। तो उसके बाद जो है यूएन विश्वास बहुत बिगड़े हुए थे आप पर, हाँ बहुत बिगड़े हुए थे। और हम और मनीष कहीं गए हुए थे एनडीटी में, जो मनीष थे, और हम लोग कहीं जहानाबाद से कोई मैसेकर हुआ था, लौट उठ के आ रहे थे नेक्स्ट डे, तो मनीष का फोन आया कि यूएन विश्वास ने उसके ऑफिस में किसी रिपोर्टर से बात की है कि ये नवीन उपाध्याय पैसा लेके स्टोरी लिखा है बहुत है। मनीष कहा कि नहीं, ऐसा कोई स्टोरी नहीं चलाने के लिए, वो बहुत हमको जानते हैं, हमारे ही साथ है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है। बहुत बिगड़े हुए थे यूएन विश्वास। और उसके बाद हमको लगता है कि 2-3 महीना उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। अच्छा, 2-3 महीने तक बात नहीं की। लेकिन बाद में उनको भी मेरी जरूरत थी, और हमको भी उनकी जरूरत थी, तो फिर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, और साथ साथ हम लोग काम करने लगे। लेकिन हुआ क्या उस इनकम टैक्स कमिश्नर का? उसके बाद वो इनकम टैक्स वो जेल चला गया था, जो चला गया, उसके साथ जो हो रहा था वो चला गया। अच्छा, विश्वास साहब के बैचमेट को नहीं, विश्वास साहब ने उसके बाद उसमें बहुत कार्रवाई की थी। अच्छा, जो बहुत ऑनेस्ट तरीके से उन्होंने उसको क्रैक डाउन किया था। उनका ये कहना था कि देखो ये स्टेज नहीं था कि जिस स्टेज पर हम उस पर क्रैक डाउन करना चाहिए था, तुमने हम प्रीमेच्योर तरीके से लिखा है, जो भी उन्होंने कहना था, मेरा जो कहना था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो एनीवे वो एक बहुत बड़ा इसमें ये था। तीन बड़े जो बिहार के राजनीति के चेहरे थे, आपके तीनों चेहरों के बारे में बताया, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सुशील मोदी और यूएन विश्वास, ये 4 आदमी सामने आ गए। लेकिन आपने कहा कि देखिए, लालू यादव ने आपसे कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं था, लोगों ने उनसे दस्तखत करा लिया और वो फंसते चले गए। क्या लालू इतने नासमझ थे, या सच में नासमझी में, या छोटे छोटे लालच में? जो आपने कहा कि 10 लाख रुपया पहला पेमेंट, छोटी राशि थी, और लालू ने रुपया नहीं देखा था, इसलिए वो फंसते चले गए। देखिए, लालू को लोगों ने एकदम कन्विंस है इस बात के लिए कि अगर फॉर्डर स्कीम में 900 करोड़ का घपला हुआ जी, तो लालू प्रसाद को ये 900 करोड़ रुपए नहीं मिले।
900 करोड़ रुपए नहीं मिले। इसमें हाँ। बहुत प्लेयर थे और लालू यादव को हम एकदम 100% कह सकते हैं कि इसकी पूरी जानकारी नहीं थी कि किस ट्रेजरी से कितना पैसा निकाला जा रहा है, वो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो देख रहे हैं कि कुछ पैसा हमारे पास आ रहा है, कुछ ये वो आप जानते हैं उनका नेचर कैसा है, बिल्कुल, सीरियस आदमी थे। अब भले अब उसी टाइप का कोई डील करना हो तो दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद उसमें पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, कुछ जानकारी ज्यादा नहीं थी, अपना वो चला। तो आर.के. राणा कहानी सुनाते ये सारे ये लोग जो थे इन्वॉल्व थे, और हम नहीं मानते हैं कि लालू प्रसाद को जिस तरीके से हम लोग ने बड़ा विलेन साबित किया था, वो विलेन थे। हम एक चीज बताते हैं, बिल्कुल हमारा एक लालू प्रसाद से पटना में कंकड़बाग में किसी, जब हमारी ट्रांसफर जब हो गया था वहां पर, उसी बाद एक शादी थी और लालू यादव और हम बगल में बैठे हुए थे, इसी ऊपर तू मैं शुरू हो गई फोटो स्कैम पर, और बहुत कस के बहस हो गया भयानक तरीके से। अच्छा। और एकदम माने भयानक, वो भी भयानक तरीके से। तो अंत में लालू यादव ने कहा कि हमको तो बड़ा खुश है तुम जा रहे हो दिल्ली, कि दिल्ली जाओगे तो तुम्हारा आँख खुल जाएगा, इसलिए कि तुम लोग मानते हो कि बिहार में सबसे बड़े हम भ्रष्टाचारी हैं। बिल्कुल हाँ। तुम जब जाओगे तो दिल्ली में तो पता लगेगा कि दिल्ली में कितने बड़े बड़े शार्क पड़े हुए हैं जी। आज बैठ कर सारे लोग हमको इंडिया में विलिफाई कर रहे हैं। आज दिल्ली जब जाओगे तो अगर इस तरह की पत्रकारिता कर पाओगे तो तुम हमको बताना। अच्छा। दिल्ली में आंख खुल जाएगी तुम्हारी। और लालू यादव ने सही बात ये कही थी। दिल्ली ज्ञानेश्वर जी आप भी जानते हैं, तो जब हम दिल्ली गए और देखे कितने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, हजारों हजार करोड़ के, है ना, बिल्कुल, तब हमको लगा कि बिहार का पत्रकार कैसा है। वो बिहार का पत्रकार था कि इतने बड़े, इतने उस अनुपात में एक छोटे करप्शन के केस को भी हर ऑड के अगेंस्ट में भी बिहार के पत्रकारों ने इसको लड़ा। बिहार के पत्रकारों ने लड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भले कुछ लोगों ने केस किए हों हाई कोर्ट में और चाहे जहां भी, लेकिन बिहार के पत्रकारों की ये लड़ाई रही जिन्होंने इसको यहां तक लाया। अच्छा, एकदम मेरा मानना है। आप सभी लोग उसमें कितना सक्रिय थे, आप लोगों ने सुबह से शाम तक उसमें लगा रहता था। डीपी ओझा वाला भी किस्सा सुना दीजिए ना। डीपी ओझा वाला किस्सा, देखिए डीपी ओझा और डीपी ओझा नहीं और लोगों पर हम आते हैं जी। उस समय इनकम टैक्स में भी एक अफसर थे, अभी भी है, उनकी भी संलग्नता थी। उन विश्वास ने हमको बताया कि देखो ऐसा ऐसा है। हमने उनसे बात किया था जी कि देखिए आप इसमें मदद कीजिए, मदद कीजिएगा सीबीआई को, तो एक जो रास्ता रहता है लीगल तरीके से आपको बचाने का, उसका रास्ता निकाला जा सकता है। अच्छा। और डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आपको मदद करेंगे हम लोग, लेकिन आप मदद कीजिए क्योंकि आप इन्वॉल्व में पैसा आपने लिया है। अच्छा। हाँ, और इसका एविडेंस है। लेकिन अगर आप मदद करते हैं सीबीआई को इसको करप्शन को सामने लाने में, तो यून विश्वास डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करेंगे, एक लीगल जो तरीका रहता है उस तरीके से। बिल्कुल। और उन्होंने कोऑपरेट किया था। बहुत सारे चीजें थी, बहुत सारे लोगों को हमने मदद किया था उसमें, क्योंकि उनको मदद करने के लिए बहुत सारे उनको डॉक्यूमेंट को हमको अपने पास रखना पड़ा कि कहीं अगर रेड हो जाए तो ये। अच्छा, डॉक्यूमेंट भी अपने पास आप रखे हो? यस, रखने पड़े। उसमें एक और अफसर का नाम अभी आते हैं वहाँ को, जो बहुत बड़े कलरफुल अफसर है, जो झारखंड के चीफ सेक्रेटरी बने। अच्छा। हाँ, तो ये झारखंड के चीफ सेक्रेटरी जो बने थे वो कौन थे अभी? दुबे जी? नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, जेल भी गए थे, लेकिन मैं भी नाम अचानक, सजल चक्रवर्ती, उन पर भी आएंगे, याद कीजिएगा। बिल्कुल। तो अब देखिए एक और बड़े किरदार पर आते हैं जी, जिसका नाम हम भी भूल गए हैं और जिसके बारे में बिहार में कोई नहीं जानता। वो छुपा रुस्तम थे। अच्छा। हाँ। कौन था भाई? जहां से शुरुआत आपने की थी। हाँ। कि जेल से किसी ने पता। बिल्कुल। हाँ। वो इस फॉर्डर स्कैम का सबसे अहम कड़ी है। अच्छा। वो आदमी, और वो आदमी बिहार से गायब हो गया। हम नहीं जानते क्या उसका मर्डर हो गया, वो भाग गया, जहां भी हुआ। वो डॉक्टर था, एक सप्लायर। अच्छा, क्या सप्लायर था? वो फॉर्डर स्कैम का सप्लायर। अच्छा, ठीक है। मेरे पास एक लेटर मिला, तो जेल से लिखा गया था। जेल से लिखा गया था कि आप ज्यादा जानिएगा, वो आप क्राइम ज्यादा एक्सपर्ट थे। 1.5 घोड़ा, 1.5 घोड़ा मतलब 1.5 करोड़ हुआ। 1.5 करोड़, हाँ 1.5 करोड़ हुआ कि 1.5 घोड़ा तुम यहाँ, हाँ तुम यहाँ दे दो, तुम्हारे सारे कच्चे किस्से सामने आ जाएंगे। समझ गया मैं किस अपराधी की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो और तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, तुम्हारा जेल चले जाओगे, ये सब था। वो लेटर हमको मिला और उसका हमने खोजा, उसके घर पर फोन किए, वो नहीं था। उसकी वाइफ, उसको धमकी दी गई थी। हाँ, उसको फोन किए, उसकी वाइफ से बात हुई, हमने बताया कि ऐसा ऐसा चीज है, उनका रिएक्शन हमको लेना है। उसकी वाइफ ने मेरा एड्रेस लिया और मेरे सीधे पायनियर ऑफिस में पहुंच गई। अच्छा, फ्रेजर रोड। और मेरे पैर पर वो पड़ गई। पैर पर पड़ गई? हाँ। देखिए हम लोग इसमें
इन्वॉल्व नहीं, हमारा तो घर बर्बाद हो गया, मेरा सब पैसा चला गया। हाँ। इन लोगों ने हमने सप्लाई किया, ये किया, इन्होंने जरूर किया, लेकिन इनको रिटर्न नहीं मिला और इनका सब बहुत लॉस हो गया, हम लोग बर्बाद हो गए हैं, ये मेरी स्थिति है। हम कहे कि देखिए जो भी स्थिति है आपको हम तभी मदद कर सकते हैं, हम गैर कानूनी काम तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप उनको कहिए कि वो कॉपरेट करें, कॉपरेट करें, भागने से नहीं होगा, जल जाएंगे। कॉपरेट करें अगर, तो उनको हम लोग राहत मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है, बचाने की कोशिश की जा सकती है, उनको बैग रख सकते हैं, वो अरेस्ट नहीं होंगे। ये सबका हम कोशिश जरूर करेंगे। हम सीबीआई का ऑफिसर तो हम नहीं है, लेकिन हम बात कर सकते हैं कि अगर क्या मदद की जा सकती है। नेचुरली हम कोई कमिटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन आदमी मदद करने की कोशिश करता है। वो फाइनली आदमी मिला। अच्छा, मिला फाइनली। हाँ, जिसे धमकी दी जा रही थी। हाँ, वो इंसाइक्लोपीडिया था फोर्ट्रेस का। इंसाइक्लोपीडिया था। अच्छा। वो हर आदमी को जानता था। हाँ। और हमको लगता है उतना इन्वॉल्व शायद कोई नहीं हो। अच्छा। लेकिन उसको बहुत लॉस इन लोगों ने कराया था, इसका बहुत पैसा ले लिए थे, उसको भी था अंदर से कि बदला लिया जाए कुछ लोगों से। समझ रहे हैं ना? तो बहुत अच्छा मेरा उससे पैक्ट बन गया। और कहाँ पैसा है क्या है, वो न्यू पटना क्लब में हम लोग बैठते थे और जब भी जरूरत रहा उसको फोन करते थे, बैठते थे, और वो आपको जो भी चीज चाहिए, जो जानकारी चाहिए, उसने हमको सैकड़ों बड़े बड़े स्टोरी दिए। अच्छा। और उन बड़े बड़े स्टोरियों के चक्कर में कारण बहुत लोग अरेस्ट हुए, बहुत बड़े बड़े उसमें रेड हुए। बिल्कुल। और वो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर थे और जो ये थे, इनके कहने पर हम लोगों ने सीबीआई को बहुत सारे एड्रेस दिए थे। एक साथ साइमल्टेनियस रेड हुआ था। अच्छा, एड्रेस में सप्लाई करते थे। हाँ, मेरठ से लेकर कहाँ आपको याद होगा, ये गुड़गांव से लेकर एक साथ साइमल्टेनियस रेड 70-80 जगह जो हुए थे, वो सब इंफॉर्मेशन हमने यून विश्वास को दिया था और वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से उस रेड को कराया गया था। बिल्कुल। जिसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए थे, बहुत सारे लोगों की भूमिका सामने आई थी। लेकिन हमको लगता है कि वो आदमी सडनली कुछ 2-4 साल के बाद डिसअपियर हो गया। वो लगता है नेपाल भाग गया, चाहे जो हुआ। अच्छा। क्या हुआ हम उसको ट्रैक नहीं कर पाए। समझ रहे हैं ना? तो वो एक बहुत बड़ा उसमें बिल्कुल किरदार था, ये जान लीजिए, जिसने ब्रेक थ्रू हुआ। उसके बाद जो आ रहे थे हम, सजल चक्रवर्ती जी, विशाल काय शरीर, चाईबासा के, वो भी एक समय जी डीसी थे। और अब उनका देहांत हो चुका है। हाँ, लेकिन वो बहुत कलरफुल ऑफिसर थे। बिल्कुल, आप जानते हैं, क्या बात है, आप सब जानते होंगे, ज्यादा जानते होंगे। हाँ, सब कुछ। और वो पैसा लेने में कोई उनको हिचक नहीं, एकदम बिल्कुल ओपन ले लेते। मेरे कई दोस्तों से उन्होंने पैसा ले लिया था, जो कि सप्लायर थे, चाहे जो भी थे। लेकिन पैसा जितना लेते थे उतना वो अपने कलरफुल जिंदगी में खर्चा भी, हाँ, रंगीन और हसीन दोनों थे ना, तो काफी खर्चा करते थे। अंत में जब सीबीआई का शिकंजा उन पर कसा, तो मेरे पास पहुंचे। अच्छा। हाँ, कि हमको बचा लीजिए। और ज्ञानेश्वर जी आपको बताते हैं, बड़ा मैंने सिचुएशन रहता था कि आप उससे भी जो कह रहे थे कि हम लोग मोपेड और स्कूटर पर चलते थे। बिल्कुल। तो हम रात में, और उस समय हम लोग बहुत रात तक रहते थे। हाँ। उस समय जिस समय पत्रकार था, उस तरह का पत्रकार अभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। कहाँ हम लोग 1:30 बजे 2 बजे रात में अपना घर जाता। बिल्कुल। हम 2 बजे रात में हम राजेंद्र नगर घर जाते थे, तो ये सजल चक्रवर्ती की गाड़ी मेरे घर के सामने, गाड़ी में बैठे रहते थे मिलने के लिए। अच्छा। और फिर हम ले जाते थे घर पर, खिलाए उलाए, और फिर वो कहते थे कि भाई हमको इसमें बचा लीजिए। हम कहते बचा लेंगे आपको, लेकिन भाई आप इसमें कोऑपरेट कीजिए। आपको बचा हम नहीं सकते थे क्योंकि आपने पैसा लिया है। बिल्कुल। बट यू बिकम ए अप्रूवर। आपको जो लीगली आपको मदद हो सकती है वो की जाएगी, वो नहीं होगी। आपको सीबीआई कोई 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं करेगी, यातना नहीं देगी। इसको हम जरूर इंश्योर कर सकते हैं कि आपको किसी तरह का यात्रा नहीं दिया जाएगा, और आपको लीगल तरीके से जो भी मदद हो सकती है, अगर अप्रूवर आप बन जाते हैं, जो सीबीआई के नॉर्म्स है उसके तहत आपको मदद हम जरूर करवा देंगे। बिल्कुल। ये जितना एक पॉसिबल हो सकता है। ये आदमी जो है, ये इसके लिए तैयार नहीं था। अच्छा। और ये कहता था कि सीबीआई मेरा क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती, ये सब अपना करते रहता था। और बाद में इसकी स्थिति बहुत फाइनेंशियली खराब हो गई थी। और हमको याद है कि मेरे ऑफिस में दिन में एक दिन आदमी आया, ने कहा कि देखिए हम भागे चल रहे हैं और मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं है। हाँ। और हम खाना नहीं खाए हैं, हमको कहीं खाना खिला दीजिए। अच्छा। तो हम इसको ले जाके यहाँ पर पाल होटल में, हाँ, यह पाल होटल था ना, हाँ, बिल्कुल स्टेशन के पास। तो मेरा मेमोरी ठीक है, बहुत साल 20-25 साल हो गए। तो हम जाके खाना वाना खिलाए थे। ज्ञानेश्वर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है ये, हंसते हंसते आपको ये हो जाएगा।
और यूएन विश्वास से कहते थे कि तुम इसको बचाए हुए हैं। अच्छा, यूएन कि तुम इसको कहाँ, ये है तुम्हारे पास आता है। इसने, इस आदमी ने एक बार, आपको याद होगा कि सीबीआई के ऑफिस के सामने फोटो खिंचवा लिया था। हाँ बिल्कुल, वो इंडिया टुडे में छपा था, बिल्कुल, है ना, कि सीबीआई हमारा क्या कर लेगी। ठीक है, इसके बाद यूएन विश्वास इसको प्लान किया था किसी हालत में इसको अरेस्ट करना है। और ये आदमी हमको, हम अगर नहीं है तो मेरे घर पर मेरे बड़े भाई से भी बात करता था। अच्छा, बहुत देर तक बात करेगा, ये करेगा, पूरा भागता था कि सीबीआई क्या कर लेगा। वो सीबीआई इसका फोन टेप कर रहा था। अच्छा, ठीक है। और एक कलकत्ता से एक बार फोन करके हमसे बात कर रहा होगा, चाहे मेरे भाई से बात कर रहा होगा, जिससे बात करके और पूरा भाग रहा था कि कलकत्ता में यूं विश्वास का घर है, उसके पास से बोल रहे क्या कर लगा मेरा इसका फोन टेप हो रहा था। सीबीआई इसको आधा घंटे के बाद यूएन विश्वास का मेरे पास फोन आया, इसको पकड़ लिया जी, फोन करके तुमको समझा रहा था ना कि यूएन ये है, और इसको अभी रस्सा मत कीजिएगा। हमने प्रॉमिस किया था कि भाई इसके साथ कोई टॉर्चर नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। एनीवे, इस भागने के चक्कर में वो भाई साहब अरेस्ट हो गए, समझ रहे ना। और उसके बाद का तो सबको मालूम है, बहुत दिन तक जेल में थे ये हुआ। और उसके बाद तो मौत ही हो गई। झारखंड चले गए थे, उसके बाद वहां से छूटे उठे, जो भी हुआ, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, जो भी हुआ। लेकिन इनके काफी कलरफुल व्यक्तित्व थे, बहुत सारी चीजें जिनको, जो आपको नहीं कहा जा सकता है इनके बारे में, जो हमको इन्होंने बताया भी था, कहाँ इनका पैसा चला गया, क्या हुआ, इधर हुआ उधर हुआ। काफी इनकी एक अखबार के संपादक जी भी थे, आपकी बहुत याद है आपको। तो और दिल्ली में उस अखबार के संपादक से मेरे भी कुछ अकाउंट सेटल करने थे। आपको भी अकाउंट सेटल करने थे? अच्छा, ये आज आप राज खोल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने, जब हम टाइम्स ऑफ इंडिया में थे जी, और कोई एपिसोड पर, उसमें आप जानते थे कि हम बहुत आंदोलन करते रहते थे, याद हो, हर चीज पर लेके हम लोग माइक लगा के रखते थे, साल भर आंदोलन करते रहते थे, लगता था कि हम लोग बिहार को बदल देंगे, वो जज्बा था। तो उनके पत्रकारों से हमको सहयोग की जरूरत थी। तो जब हम गए इन्होंने मिलने, तो अपना जिस तरीके से एक पत्रकार नहीं, एक क्रिमिनल की तरह बात कर रहे हैं कि देखो हम हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, ओ मेरे पत्रकार, इसमें कोई नहीं, तुम क्या कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। हम कहेंगे जो हम चाहेंगे कर लेंगे, और जो हम चाहेंगे कर लेंगे। वो सारा उनका पत्रकार मेरे साथ था। बाद में ये भाई साहब पर हम बहुत दिनों से रिसर्च भी कर रहे थे, और तब हमको बड़ा कलरफुल स्टोरी मिला कि इनको कहाँ, ये कैसे। देखिए, आपको याद होगा कि ये बहुत फॉरेन माफिया जो था, ये बहुत लोगों को पैसा देता था, सब प्रेस में भी बहुत लोगों को देता था, है ना, आपको सब मालूम होगा, है ना, ताकि न्यूज सामने नहीं आए। हाँ बिल्कुल। और जो भी लोग थे सीनियर, उन लोगों को पैसा दिया जाता था। इनके बारे में जब एक एक्यूज ने स्टेटमेंट दिया, जो लोग पैसा देते थे, जब वो लोग पकड़ाए, तो उन लोगों ने सीबीआई को बताना शुरू किया कि किन किन को पैसा दिए। तो इनको जो पैसा दिया जाता था, इस भाई साहब को कनाट प्लेस में, एक फ्लोरिस्ट है कनाट प्लेस में, जो फ्लावर की एक दुकान है सेंट्रल कनाट प्लेस के अंदर, बहुत बड़ा, बिल्कुल, वहां पर ये छाता लगाए, वो फॉर्डर के स्कैम का कोई आदमी खड़ा रहता था, वहां पर जाके इनको एक बैग दे दिया जाता था, ये लेके चल दे। संकेतों में चलता था कि छाता लगाया आदमी खड़ा है दिल्ली में फूल की दुकान पर, ये इनको पैसा दे दिया जाता था, और ये लेके चल देते थे। अच्छा, तेज आदमी थे, पत्रकार थे, याद है। ये जब स्टोरी हमको मिला, हम इनका नाम नहीं लिए, कहा कि हम इतना सम्मान जरूर किए, लेकिन जरूर हमने लिख दिया कि एक नेशनल अखबार, हिंदी दैनिक के चर्चित संपादक, जो कि अभी दिल्ली में अभी हैं, उसी संस्थान से जुड़े हुए, इस पोस्ट पर, ठीक है, जिस दिन ये स्टोरी छपा, अभी इन्होंने रिजाइन किया। अच्छा, या संस्थान ने इनको कह दिया रिजाइन करने के लिए, कहा कि पत्रकार का मामला में बहुत बड़ा हंगामा हो गया कि कौन पत्रकार है। नेक्स्ट डे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मतलब मेरा जो अपना एक अकाउंट सेटल करना था, वो भी सही हो गया, वो आपने कर लिया। सही हुआ, इसलिए कि उन्होंने बहुत गलत ढंग से व्यवहार किया था मेरे साथ। तो ठीक है, हम लोग भी इंसानी है ना, है ना, प्यार से कोई बात करे तो उसको आप बताएं कि भाई कितने लोगों को मदद कर दिया, लेकिन अगर कोई हम लोग से गुंडागर्दी करे तो आप भी उसी टाइप के आदमी हैं ना। बिल्कुल, तो है पटक के मारेंगे। वो उस तरह का आदमी था, उसमें जरा जज्बा भी था, है ना। उसके बाद देखिए, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, आपको सबसे बड़ा एक प्रकरण था ममता कुलकर्णी वाला। हाँ, वो तो आपने, और हमने हिंदी में छापा, हम तो मुकदमा ही हो गया हम पर बाद में, बहुत बड़ा वो एपिसोड, ममता कुलकर्णी। बिल्कुल, वो भी बता दीजिए आप विस्तार से। वो एक किताब है, बहुत फेमस किताब है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की किताब है, नोबेल प्राइज जो विनर थे, उनकी किताब थी लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा।
तो हमने उसका हेडिंग दिया था कि लव इन द टाइम ऑफ फॉर्डर स्कैम। अच्छा, समझ रहे हैं ना? हाँ। और वो हाफ पेज की स्टोरी छपी थी कि ममता कुलकर्णी उस समय बहुत ही बड़ी सीनियर स्टार थी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अब तो महामंडलेश्वर बन गई, हाँ। क्या क्या बन जाती है पता तो नहीं। कैसे हाँ, राणा का जो व्हाइट हाउस था, आर के राणा का। आर.के. राणा का, हाँ। जो खगड़िया में हाँ फेमस व्हाइट हाउस था, बिल्कुल। उसमें बिहार का सबसे लग्जरियस प्लेस माना जाता था, याद है ना आपको? जी बिल्कुल याद है। और वहां पर हम्म तो ममता कुलकर्णी वहां पर आई, ये फॉर्डर सेमेस्टर सब लाया गया हम्म। और उसमें उनका डांस परफॉर्मेंस हुआ, जिसमें बिहार की राजनीति के बड़े बड़े लोग जो थे, उनका नाम नहीं लिया जाए, हाँ, इसलिए बिल्कुल, कि ठीक नहीं बिल्कुल, रहेगा, हाँ। क्योंकि कल और वो लालू केस ने तो करेंगे। मान लिया था कि भाई उनके बारे में लिखा जाए, जबकि हम लोगों ने उनके बारे में लिखा भी नहीं था। नहीं, हाँ, हाँ। इसलिए ठीक है। जी। तो आप समझ ही रहे हैं, बिहार के बिल्कुल। लोग समझ रहे हैं। हाँ लेकिन जो लोग एक चीज नहीं जानते, वो आपको हम बता रहे हैं। जी। उसमें भी वो जो डांस का परफॉर्मेंस हुआ था, हाँ हाँ, उसमें एक पत्रकार भी वहां थे, एक पत्रकार भी थे। और बहुत ही सीनियर पत्रकार थे। अच्छा, जो किसी अखबार के संपादक थे, किसी अखबार के संपादक नाम थे? नहीं लेंगे पटना उनका। में? हाँ, अच्छा। वो भी वहां पर थे। हाँ समझ रहे हैं ना? हाँ आपको बाद में हम बता देंगे, चाहे आप बिल्कुल। समझ भी गए जी। होंगे। ठीक है, वो भी जो वहां थे। और उसको उस समय लगता है कि ममता कुलकर्णी को, हमको लगता है कि शायद मेरी मेमोरी अगर सही है तो 25 लाख रुपए या जो भी दिया गया था, वो हाँ, डांस इसी के परफॉर्मेंस आसपास लिए, की बात उसी हो की रही है। तरह। बिल्कुल। हाँ वो केवल ममता कुलकर्णी का सवाल नहीं था, वहां पर उसमें बहुत सारे अयासी के उस जगह जी। पर आपको बहुत सारे व्यवस्थाएं थी, आपको जानकारी भी होगी, और उसके लेके बहुत कुख्यात किस्से भी सामने आए थे। हाँ हाँ, ममता कुलकर्णी का किस्सा तो हमेशा ही कुख्यात ममता रहा है। कुलकर्णी के बाद भी जी और कुछ चीजें वहां हुई थी, बिल्कुल, जो कि क्राइम थी, जो आपको याद होगा, है ना? जी बिल्कुल। जिसमें सफोकेट कर दिया गया था किसी को, क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी वहां पर, हम नहीं जाएंगे उसके तथ्य में। लेकिन ये फॉर्डर स्कैम का एक पक्ष ये भी था कि उस पैसे से काफी अयासी भी हुई थी। हाँ हाँ, और रांची का कश्मीर बस्ता वाले लोग कहते हैं रेमंड्स का जो सूट आया था सोने के धागे वाला, ये सबसे अधिक इंडिया में बिहार में ही बिक गया था। ये और वो काफी अयासी दूसरे सेंस में कह रहे थे लोग, उस पैसे को लेकर काफी बैंकॉक गए, इधर गए उधर, बहुत सारे उसके खिस्से उन सब चीजों के भी रहे हैं। तो ये एक पहलू रहा है ये सब चीजों में। जो लालू से इतना लड़ते रहे आप, जो उनके चंगू मंगू थे, जो बड़े कुख्यात थे, उन्होंने कभी आप देखिए, लालू यादव के बारे में एक चीज हम जरूर कहेंगे जी, कि शायद कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि लालू यादव, देखिए अपने तरह के हम लोग को भी वो गाली देते थे, और हम लोग कोई साधु नहीं थे क्योंकि हम लोग भी नहीं गाली देते। हम लोग भी बाहर बैठ के जो भी अपना पत्रकार दस इकट्ठा हुआ, लालू को ठीक कर देना, ये करते रहते थे हम लोग, है ना? ये करते रहते थे बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, न हम लोग को कोई शिकायत थी, न उनको शिकायत थी, वो अपना मन का भड़ास निकालते थे, हम लोग लिखते थे। 2-3 घटनाएं हुई जब जेल में वो थे, तो जेल में हमको बुलाते थे। ठीक है, जेल में बुलाते ही जीतने के बाद भी। हाँ, आपको बता रहे हैं, बीएमपी वाले में जब थे, तो कुछ हमने बहुत डिवास्टेटिंग स्टोरी लिख दिया उनके खिलाफ में। तो एक डॉक्टर थे, अभी भी है, डॉक्टर साहब हैं अभी डॉक्टर साहब है। तो आप लोग सब जानते होंगे उनको। तो उन्होंने हमको फोन किया कि अरे भाई लालू जी मिलना चाहते हैं। अजय हमको भी लगा ठीक है, चलो कुछ स्टोरी मिल जाएगा, चलो हम गए। लालू यादव उस समय भी नहीं नौटंकी करते थे जितना वो कर सकते थे। एक छोटे से रूम में हमको ले गए, और उसमें एक बेड लगा हुआ था, स्ट्रेचर टाइप का, एक आदमी कुर्सी लगा हुआ था, कहा कि देखो यही पर हम हैं, ये सब चला, तुम लोग बाहर स्टोरी छाप रहे हो कि ऐसी है, ये है, कबाब बन रहा है कि इसी में हम हैं। देखिए लालू जी, ये सब बंद कीजिए, ये सब बंद कीजिए, हमको सब मालूम है आप कहाँ हैं, सामने जो है इधर रूम, चलिए ये सब बंद कीजिए, हमको ये सब मत कीजिए, बात करना है तो सही कीजिए, ये सब क्या के लिए आप ये सब कर रहे हैं, है ना? बाद में वो हम लोग गए, जिससे वो पूरा उनका सोफा अपना जो भी था, बिल्कुल। लेकिन लालू जी, बहुत लंबी बात हुई जी, और उन्होंने बताया, कहा हमको कि देखो, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जो बहुत दुखद भी है। उस दौरान भी हमको उन्होंने बताया कि देखो, आज जो लोग हमारे ऊपर करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं, जो पत्रकार लगा रहे हैं, और जो नेता लगा रहे हैं, जो हमको कह रहे हैं कि चोर है, क्या उन लोगों ने पैसा नहीं लिया है? जिन पत्रकारों के बारे में जो पत्रकार आज लिख रहे हैं, क्या उन लोगों ने पैसा नहीं लिया है? बिल्कुल। ये बताओ, हम आपको ये इसकी पुष्टि कहाँ से हो रही है कि हम और मनीष, एक दिन उन्होंने बुलाया था हमको, और मनीष के साथ गए, और राबड़ी देवी थी, और उस दिन 2 घंटे तक बात हुई थी, और लालू यादव ने बहुत लोगों का नाम लिया, अच्छा, जो कि बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, जो कि बहुत मोरलिटी के बारे में भाषण देते रहते हैं, समझ रहे हैं ना? उन लोगों का नाम हमको लिया, और बताया कि देखो, हम किन लोगों का पापों को प्रायश्चित कर रहे हैं,
कि इन लोगों ने हमसे कितना गलत काम करवाया है। सही बात, हाँ बिल्कुल। तो हमने तो सबको मदद किया, लेकिन कम से कम तुम लोग लिखते हो तो हमको कोई अफसोस नहीं है। तुम लोग तो बस चलो ईमानदार पता पागल हो, हाँ, तुम कुछ लोग लिया लिखते नहीं हो। हो, हाँ। हाँ, लेकिन ये लोग क्यों लिखता है, इन लोगों को बोलो हम्म। कि हम कहे कि हम क्या बोले, आपने इन लोगों के लिए क्यों गलत काम किया। कहा कि देखो हमने ऐसे ऐसे लोग जिनके भाई ने ऐसा क्राइम किया, वो लोग रात में मेरे पास आए। अच्छा। कि किसी ने किसी की भाभी जल के मर गई और वो आया, क्या हुआ ये सब देखो। हम तो एक सबके ये थे, हमने सबको बचाया, लेकिन अब हम जब कठिनाई में है तो वो सब हम पर अटैक कर रहा है, तो ये कौन सी मोरलिटी है। ये कभी आपको पैसों से तौलने की कोशिश नहीं की? नहीं, लालू यादव ने देखिए, दो आदमियों ने हमको पैसे से डायरेक्ट अगर किसी ने पैसा देने की बात की तो भोलाराम तूफानी ने। भोलाराम तूफानी जो मंत्री, हाँ जी, वो एनिमल हस्बेंड्री मंत्री थे। हाँ बिल्कुल। और रोज हम लिखते रहते थे उनके खिलाफ में, कहीं भी लिखे। वो सीधा साधा इंसान था, आपको याद होगा, है ना। बिल्कुल। भोलाराम तूफानी ने हमको फोन किया और हमसे कोई परिचय नहीं था उनका, लेकिन वो पेपर में रोज देखते रहते थे कि ये आदमी लिखते रहता है और हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है। किसी ने बताया होगा कि इससे ये कीजिए, उनको बुलाए। और बहुत मछली पालते थे, हाँ हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा, है ना। जी बिल्कुल। सब मछली उछली दिखाए, उधर उधर बैठ गए। आप कहे कि कुछ इसमें से मछली दे देते हैं। बड़ा बड़ा मछली था, लेते जा घर। हम कहे ना हमारे घर पर कोई मछली नहीं खाता है, घर से निकाल देगा सब। अच्छा, जब बहुत देर बाद हुई, जाड़ा का दिन था और हम ग्रे कलर का एक जैकेट पहने हुए थे, यंग थे हम लोग सब। बिल्कुल। तो उसके बाद वो एक गड्डी नोट कर लाया। अच्छा। हाँ, हमको शब्द याद है, पॉकेट में मेरे डाले। अच्छा। कहे कि देखो ये आशीर्वादी है मेरा। आशीर्वादी है, मतलब शुरुआत है। नहीं, कि जब शादी तुम्हारी शादी होगी ना आगे चल के, तो मेरा लिए अब सबसे पहला हम आदमी है जो आशीर्वाद दे रहे हैं, पहला ही आदमी कि हमारा कोई इसमें गलती नहीं है। देखो हमको तो क्या है, ये हेलीकॉप्टर दे दिए लालू यादव, जैसे जाना रहता है, अब कहते हैं कि इस पर साइन करो, चाहे इनके अफसर लोग कि यहाँ पे साइन कर, जो हमको कुछ बता नहीं, हम तो दलित आदमी है, जहाँ पर साइन किया हमारा इससे ज्यादा कोई हेलीकॉप्टर चढ़ाने के नाम पर भोलाराम तूफानी का साइन कि हमको जहाँ कहा जाता था हम साइन कर देते थे। और सही बात भी सही है, आप मानिएगा, ज्यादा सबको जानकारी नहीं था। जो अफसर जहाँ साइन किया, ये क्या वो क्या, हम उनका पैसा लौटाए, हम देखिए ये तो बहुत बड़ा आप इज्जत कर दी इतनी देर से। आपको अब बात का आपको लग रहा है कि हम कोई वैसे पत्रकार है जो पैसा ले करेंगे। वो कहा कि नहीं, इसके लिए हम नहीं कर रहे बाबू, हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा वैसा नहीं है, हमारे हमको छोड़ दो। हम एकदम सचमुच कह रहे हैं, बड़ा एकदम रोने की मुद्रा में। भोलाराम तूफानी लालू जी ने कभी नहीं किया। नहीं, लालू यादव के बारे में हम आपको कहेंगे कि लालू यादव ने पहली बार जब हमको बुलाए, वो सरस्वती पूजा या जो दिवाली का दिन था, आते हैं उस पर, तो ऊपर हमको ले गए और लिफ्ट से हम लोग उतर रहे थे। लिफ्ट था, हाँ, कुंती निवास पे। लालू यादव ने मेरे शायद भूल गए हो, कंधे पर हाथ रख के हमसे कहा कि दूबी तुम भी एक पत्रकार हो, तुमको भी बहुत सारे जरूरत रहती होगी, कि बताओ क्या किया जा सकता है तुम्हारे लिए, कि कुछ तुम भी सोचो, हम जो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, है ना। हमने कहा नहीं लालू जी, कुछ आपको आप जो हिंट दे रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन हमको किसी तरह का आपसे मदद नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये इस तरीके से लालू यादव ने कई बार कोशिश की डायरेक्टली। एक बार उन्होंने यहां तक कहा, जान लीजिए, कि हम दो और पत्रकार थे, होली के दिन उनके घर हम लोग गए। अच्छा। नाम दोनों पत्रकारों का हम नहीं लेंगे, क्या कि जो ऐसी चीज है एक्सप्लोसिव कि तो दूसरे पत्रकार को उन्होंने कहा कि तुम जो हो ये क्या लिखते हो जी। अच्छा। कुछ दिन पहले तुमको उस चीज में पैसा दिलवाए थे कि नहीं, बताओ। अच्छा है, ये लिखता है तो हमको तो समझ में आता है, यही पागल है, ये अपना लिखता है। तो हमने कहा कि तो इतना इसको दे दिए तो हमको क्या नहीं दिए भाई, कहा कि तुमको तो कितना हिंट दिए, तुम तो भाग गए, तुम बहुत बदमाश आदमी हो। बाद में हम भी समझ गए कि तुम फंसने वाले नहीं हो, तुमको पैसा देते तुम लिख देते। हाँ, ये तुमको अगर डायरेक्ट हम बाद में समझ गए बिल्कुल कि तुमको पैसा देंगे तो तुम जाके लिख दोगे, फर्दर हम फंसेंगे। हाँ, फर्दर फंसेंगे। तो इसलिए हमने अपना सोच लिया तुमसे दूर रहना है। तो लालू यादव ने शुरू में कोशिश किया, बाद में लालू यादव को समझ में आ गया कि ये आदमी जो है ईमानदार है, इसको आप मिला सकते हैं, खरीद नहीं सकते। बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। तो लालू यादव ने मिलाने की बहुत कोशिश की, समझ रहे हैं, और कभी भय दिखाकर नहीं, कभी भय दिखाकर हमने लालू यादव के इस मामले में हम ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट, गणेश्वर जी कहते हैं। चलते चलते वो डीपी ओझा वाला किस्सा भी सुना ही दीजिए ना। देखिए, डीपी ओझा का भी किस्सा यही था। हाँ,
कि डीपी ओझा, आप जान रहे हैं कि विजिलेंस कमिश्नर के जितने केसेस हुए थे फॉर्डर बिल्कुल। के, वो सारे जाते थे विजिलेंस में जी। और विजिलेंस में इसको लेकर दबा दिया जाता था। अच्छा, वहां डंप कर दिया जाता डंप कर दिया जाता था। जितने मान लीजिए पीएससी का रिपोर्ट है, जितने लोअर लेवल पर जांच हुई, वो विजिलेंस कमिश्नर के पास जाता था। जबकि बड़े करियल और अरियल डीजीपी माने गए बाद में। डीपी ओझा आप देखिए कितने दबंग ऑफिसर थे, हाँ, है ना। जी। डीपी ओझा बहुत बड़े दबंग ऑफिसर थे। आज उस तरह का प्रोफाइल का विजिलेंस ऑफिसर कोई नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन उस समय इन लोगों की भूमिका रहे कि इन लोगों ने उस केस को जहां ले जाना चाहिए था, जो जांच करनी चाहिए, पूरे फॉर्डर स्कैम का ये कहानी है कि फ्लैग किया गया कंसर्न हर डिपार्टमेंट के द्वारा गड़बड़ी हो रही है जी, लेकिन ऊपर लोकल लेकर दबा दिया गया। पीएससी की कमेटी जगदीश शर्मा थी असेंबली की, उसने दबा दिया। हर लेवल पर विजिलेंस कमिश्नर ने दबा दिया, हर आदमी ने उसको केस को दबा दिया और उसके लिए जो भी उनको उसका रिवार्ड मिला। तो जब हमको इसकी जानकारी मिली थी तो हम मिले थे, जो उनसे भी अच्छे संबंधित थे और उनसे हमने बात की थी और उन्होंने सीबीआई को बहुत हद तक कोऑपरेट किया, काफी कोऑपरेट किया। सीबीआई ने भी उनको कोऑपरेट किया और बहुत सारे जगह पर उन्होंने बताए, बहुत डीप जो इन्वॉल्वमेंट लोगों को थे, एविडेंस जुटाने में मदद की। ये सब चीजें जो है उन्होंने डीपी ओझा ने मदद की, सीबीआई ने डायरेक्टली। अब बहुत सारे चीजें देखिए सीबीआई भी करती है जो लीगल नहीं है। बिल्कुल। लीगली आप बिना अप्रूवल बने आप किसी को सामने लाते हैं, लेकिन देखिए लॉ के में इन्फोर्समेंट करने के लिए बहुत सारी चीज, क्या थर्ड डिग्री टॉर्चर अलाउड नहीं है, सीबीआई करती है ना, बिल्कुल, है ना। किसी को डरा के एविडेंस लेना अलाउड नहीं। चारा घोटाले की चर्चा देखिए हम लोग खत्म करें, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने लालू यादव की चर्चा कर ली, नीतीश कुमार की चर्चा कर ली, सुशील मोदी की चर्चा कर ली, ममता कुलकर्णी, जगन्नाथ मिश्रा की चर्चा भी तो करें ना, तभी तो दर्शक समझेंगे कि ईमानदारी से हम लोग खड़े हैं। जगन्नाथ मिश्रा इसके शुरुआत जो हुई थी उन्हीं के राज्य के दौरान हुई थी, शुरुआत उन्हीं के, हाँ उन्हीं के दौरान। उसके पहले भी वो काफी दिनों से, दशकों से चला रहा था, लेकिन छोटे लेवल पर चला रहा था। जगन्नाथ जी के दौरान में इसका स्कोप बढ़ा और जगन्नाथ जी की भूमिका हम ज्यादा अधिक मानते हैं इसलिए कि वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे। लेकिन इसके दौरान भी वो उनकी भूमिका रही और उनको पैसा दिया गया। सारे एक्यूज ने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में कहा कि जगन्नाथ मिश्रा को पैसा दिया गया है। जगन्नाथ मिश्रा, लेकिन लालू जी जिस तरीके से हैंडल करते थे वो नहीं करते थे। बिल्कुल। जगन्नाथ मिश्रा जब स्टोरी छापी है तो जगन्नाथ मिश्रा फोन करे, मेरा आपने नाम लालू यादव के साथ मेरा नाम मत जोड़िए। हम कहेंगे भाई आप दोनों कोई एक्यूज है तो आपका नाम क्यों नहीं छपेगा। तो दूसरे दिन वो अपना 15-20 पेज का लिख के भेजते थे, सब आदमी को भेजते थे और वो फोन करते थे, घंटों बात होती थी हमसे, समझाने की कोशिश करते थे, अखबारों में विज्ञापन छपवा देते थे, छपा और बहुत प्यार से समझाते थे कि आप लोग देखिए हमारा कोई ये नहीं है। उस समय जो एक पॉलिटिशियन का था कि वो पॉलिटिशियन आपको डर नहीं दिखाता था, नहीं। आज के दिन में ये नहीं कि आपका इम्पीचमेंट बंद कर दिया और आप पर अटैक कर दिया, ये सब नहीं होता था। लालू यादव का भी हम याद है कि हमने लालू यादव पर एक बड़ी भयानक स्टोरी लिखी, ये कुछ, और आपको हम बता रहे हैं जब आपने रिटायर कितने तो हम लोग स्वच्छंद थे और उसी दिन हम लोगों ने एक सप्लीमेंट निकाला था बिहार में, पायनियर ने, जो निकलता है हर पेपर में, कैसे बिहार बदल रहा है, भले कैसे उस समय जी होता है जो सर, हाँ, उस समय के लिए वो बड़ा अमाउंट था, 4-5 लाख रुपए का अमाउंट था। रंजन जी ने हमको फोन किया दिल्ली से कि भाई, वो रंजन जी से मेरा परिचय नहीं था, रंजन यादव, हाँ परिचय नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत धमकी वाले टोन में बात किया कि आप कौन है, आप कैसे लिख रहे हैं, आप ये है वो है। हमने कहा जो बजाय करते रहे, डोंट ट्राई, हम जिस तरह के इंसान थे आप जान ही रहे हैं, हमने कोई चला रहे, हम भी अपना उसी तरह से बोले कि जो बजाय करो, तुम्हारे जैसे कितने नेता आए और गए हमारे पास, समझ रहे ना जी। लालू यादव को उसके बाद मेरे पास फोन आया था कि अरे कुछ तुम शर्म लिहाज रखो तुम लोग, जो जिस तरीके से वो बोलते हैं, ये बताओ कि उसी पेपर में तुम्हारा सप्लीमेंट छपा हुआ है कि कैसे बिहार का प्रोग्रेस हो रहा है, और उसी पेपर के फ्रंट पेज पर तुम हमारे केस में क्या लिख रहे हो बताओ। तो ये लालू यादव थे जो कि बहुत सारे चीजों को लालू यादव, हमको लगता है कि, और उनके आदमी भी जो थे, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि लालू यादव कितना टॉलरेंट थे ज्ञानेश्वर जी, कि आप लोग सभी को घटना याद है, जो मेरा ऑफिस था, हाँ याद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली घटना, वो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल था जिसने अपना एसी का मुंह उल्टे साइड में कर दिया था, उसका सारा एग्जॉस्ट मेरे ऑफिस में आ रहा था, और वो आरजेडी का चार्टर्ड अकाउंटेंट था।
हमने उसको बुलाया, कहा कि अरे आपने ये क्या कर दिया भाई, ये तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, पूरा कॉरिडोर ये भर जाएगा। तो कहता कि नहीं नहीं ऐसा ही रहेगा, नहीं हटेगा। हम कहे कि नहीं हटेगा, इसको हटाएंगे हम, यार अखबार का मेरा ऑफिस है, कैसे लोग यहाँ इतने गेस्ट आते हैं इंपॉर्टेंट। कहा कि नहीं हटेगा। चला 5 मिनट के बाद आरजेडी के किसी वाइस प्रेसिडेंट ने हमको फोन किया कि अरे भाई आपको जिंदा रहना है कि नहीं, जिंदा रहना है कि नहीं, ये कुछ बोला। बिल्कुल, लालू यादव ने आपको पकड़वा दिया। हमने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो कोई यादव जी थे, कुख्यात कोई था ही। हमने कहा कि रखो फोन, चले इसको अभी इसका बड़ा कस के गुस्सा आया, इसका इलाज करते हैं। झाजू कहा कि हम तोड़ ताड़ देंगे। तब तक फोन रखे थे, 5 मिनट का लालू यादव को फोन आया और लालू यादव कुछ जानना चाह रहे थे सीबीआई के केस के बारे में। अच्छा, तो हम लोग से बात होते रहती थी, जानकारी लेते थे। हमने लालू जी को कहा कि देखिए लालू जी, ये आपके पार्टी में ऊपर से नीचे तक सब गुंडा हो गया है सब, क्या हुआ जी। हम कहे कि देखिए जरा एक जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो लालू यादव ने कहा कि अरे हम विश्वास नहीं करेंगे, तुमको कोई फोन करके, हमारे पार्टी है, तुम लोग अपने नोटोरियस आदमी हो, तो तुम लोग कौन फोन करके तुम ही लोग दूसरे को धमकी देते चलते हो। कि कौन था वो, हम नाम बताए। तो कहा कि नहीं तो मेरे पार्टी का ही तो बड़ा ये आदमी, कुख्यात आदमी, कि इसको तो करना पड़ेगा। कि क्या तुम कहाँ रहोगे रात में। हम कहेंगे बालचंद के घर पर हम लोग का पार्टी है। अच्छा, वहाँ फ्रेजर रोड में। हाँ, लेकिन लालू यादव में देखिए कितना अच्छाई था उस आदमी में, कि मेरे घर पर फोन किए लालू यादव और मेरे फादर से बात की। जान लीजिए, कहे कि देखिए आपके बेटा को कोई धमकी दे दिया है, घर पर कोई धमकी उनको देगा ना तो कोई उसका नोटिस मत लीजिएगा। अच्छा, आपका लड़का है, मेरे लड़का के समान है, कुछ लिखता है, लेकिन हमारा हम ये है ना, वो सब मेरा ये आदमी है सब। बालचंद के घर में रात में पार्टी था, वहां से लालू यादव किसी को फोन करके कहा कि अरे तुम निश्चिंत रहो, घर चल जाना, इस साला को पकड़वाते हैं रात में उसको एसपी ने हमको फोन किया और उसको साला इन लोगों ने डाल में रस्सा लगा कर याद है पकड़ के लाया उसको। बिल्कुल, नाम भी मुझे हम नाम भूल गए हैं, मुझे याद है। लालू यादव ने फोन किया हमको कि देखो इसको पकड़वा के लाए हैं, ये कैसे तुमको धमकी दे दिया। उसकी वाइफ दूसरे दिन उसकी जो केप थी, जो भी थी, आई मेरे पास कि आप ऐसा कीजिए तो ये जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसको हम लोग ऊपर उठा देंगे, बताइए। हम कहेंगे पहले तो उसके चक्कर में हम लोग आपको ऊपर उठाया, हम इस में नहीं पड़ेगा, आप लोग जाइए अपना निपटिए लालू से, लॉ जो कहता है। तो देखिए लालू यादव, हम लोगों ने लिखा उनके अगेंस्ट में जो भी, लेकिन लालू यादव दुराग्रह कोई नहीं रखते थे। तो चलिए देखिए, चारा घोटाले की असली कहानी आपको हमने बताने की कोशिश की है, नवीन उपाध्याय जी ने विस्तार से बताया है, और नवीन उपाध्याय जी के साथ फिर कभी बैठेंगे और पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि अभी पिछले कई सालों से यह मणिपुर को लेकर लगे थे, मणिपुर की समस्या को लेकर। और जब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की छुट्टी नहीं करा दी, अपना अभियान, पत्रकारिता का अभियान नहीं छोड़ा, और कह रहे हैं बीरेंद्र सिंह, तो बीरेंद्र सिंह को अभी और कुछ मिलना है, मतलब उन्हें सजा तो और भी मिलेगी। तो आगे भी हम चर्चा में रखेंगे नवीन उपाध्याय जी को। तो आज आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।